करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। तो लास्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूल का कंसेप्ट देख रहे थे और मॉड्यूल के केस में मैंने आपको फिर नेम्ड इंपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट का कंसेप्ट भी बताया था, राइट। वहीं अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ पर अभी तक तो अपन मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करके लिख रहे थे, है ना, और एक्सपोर्ट करने के केस में। और वहीं अगर अपन इंपोर्ट करने की बात करें तो वहाँ पर अपन रिक्वायर नाम का फंक्शन यूज कर रहे थे। बट वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर मैं डायरेक्टली एक्सपोर्ट करके अगर लिखूं तो उस केस में कैसे क्या चीज़ें इंप्लीमेंट होगी। और वहीं अगर मैं बात करूं कि जहाँ पे मुझे रिक्वायर करना है तो उस जगह अगर मैं इंपोर्ट करके लिखना चाहूँ तो उस केस में चीज़ें कैसे क्या इंप्लीमेंट होगी। तो अगर मुझे वैसा कुछ कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है तो अपन चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं वैसा कंसेप्ट कैसे क्या इंप्लीमेंट होगा। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं बाय द नेम मॉड्यूल 15, है ना, .js। ठीक है, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अपने को कंसेप्ट तो मॉड्यूल का ही देखना है। और मॉड्यूल के केस में अपन अभी जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट, है ना, और नेम्ड इंपोर्ट, है ना, करेंगे, है ना, विद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, है ना, कीवर्ड्स। तो अब यहाँ पर अगर अपन बात करें, मैंने लिखा है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूल्स। अब उसमें भी अगर अपन बात करें तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है एक्सपोर्ट और मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है वैल्यू इक्वल्स टू, मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर 100। अब ये कंसेप्ट किसका बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये कंसेप्ट है आपका क्या, नेम्ड एक्सपोर्ट का, राइट। मैंने इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू मैंने 100 लिखा, है ना। अब वहीं अगर मैं बात करूँ तो अपन आते हैं, मैंने इसे सेव एज करने की कोशिश करी और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे टेस्ट मॉड्यूल 15, है ना। मैंने इसको सेव किया। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा, नेम्ड इम्पोर्ट। और नेम्ड इंपोर्ट के केस में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो नेम्ड इंपोर्ट के केस में यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे इंपोर्ट। और इंपोर्ट के केस में अब आप क्या करोगे, तो इंपोर्ट और आपने यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू फ्रॉम। और फ्रॉम में आप क्या लिखोगे, डॉट फॉरवर्ड स्लैश, और आप क्या लिखोगे यहाँ पे मॉड्यूल 15.js। ठीक है, .js, ये मैंने ऐसा कुछ हमें मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें, अब यहाँ पर अगर मैंने .js नहीं लगाया, मैंने ऐसे लिखा, तो देखते क्या होगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो मैंने लिखा console.log, और console.log में मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर, वैल्यू। और वैल्यू के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर, वैल्यू। मैंने इसको सेव कर दिया, क्लियर है। अब अगर अपन बात करें कि अब ये जो मैंने ऐसा लिखा है और इसको अगर अब मैं चलाने की कोशिश करता हूँ, है ना, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में यहाँ पर ये मुझे मे बी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो अपन देखते हैं इसको चलाकर। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट और सी को प्रेस किया, ये कमांड प्रॉम्प्ट मेरा आ गया उस स्पेसिफिक पाथ पे। मैंने क्या करा, यहाँ पे नोड मैंने लिखा यहाँ पर टेस्ट मॉड्यूल डॉट, या टेस्ट मॉड्यूल 15, है ना, टेस्ट मॉड्यूल 15.js मैंने लिखा और मैंने एंटर किया। तो देखो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था, यहाँ पे मुझे एरर देगा, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल, ये ऐसा कुछ दे रहा है। अब इसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास में इसका सॉल्यूशन के लिए। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप एक काम करें कि आप यहाँ पर एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाएं और उसके अंदर टाइप में मॉड्यूल डिफाइन कर दें, टाइप एज अ की, मॉड्यूल एज अ वैल्यू, बात खत्म, आपका काम हो जाएगा, ये कोड ऐसा चल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक पैकेज डॉट जेसन फाइल की रिक्वायरमेंट होगी और वो सारी चीज़ें करना पड़ेगी। अल्टरनेटिव, इसका दूसरा तरीका, तो इनिशियली अभी जिस लेवल पर अपन है और जितने प्रोग्राम्स अपन ने अभी बनाए हैं और जो सबसे इजी वे अभी हमारे लिए है ना, वो ये है कि अब यहाँ पर जब आप आए हो और ये जो आपने फाइल्स यहाँ पर बनाई है, तो उस केस में ये जो फाइल है उसका एक्सटेंशन आप कर दो MJS, मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर भी आकर क्या कर दोगे आप, तो यहाँ पर भी आकर आप कर दोगे MJS। और अब सॉरी, ये यहाँ नहीं था, ये यहाँ पर आकर आप कर दोगे क्या, MJS। तो अगर अब इस केस में आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा MJS, राइट। अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ आकर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया
मैंने चलाने की कोशिश करी, एक गड़बड़ करी मैंने, यहाँ पर JS से चला दिया, मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पर आएगा MJS, आपको देखो क्या मिल गया। अगर अब आप बोलोगे यहाँ पर अगर मैंने एक्सटेंशन नहीं लगाया होता या नहीं लगाता हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ आकर चलाने की कोशिश करता हूँ, ये मुझे एरर देगा। तो आपको वहाँ पर एक्सटेंशन लगाना ही पड़ेगा। क्या? हाँ, इसमें लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें अपन ने इससे पहले नहीं भी लगाया था तो भी चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको लगाना। क्लियर है? अब अगर अपन बात करें यहाँ पे कि अगर मैं ये ऐसा भी नहीं लगाता हूँ और मैं डायरेक्टली अगर लिखता हूँ तो चलेगा क्या? अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको चलाने की कोशिश करी तो भी देखो ये दिक्कत दे रहा है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर है ना, ये यहाँ लिखा हुआ है ना, डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम, है ना, डिफॉल्ट, है ना, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि अगर उधर से नेम्ड एक्सपोर्ट हो रहा है तो इधर से आपको नेम्ड इंपोर्ट रखने के लिए कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज लगाना पड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें कि अपन कैसे क्या और चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आता हूँ वापस से यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अपन आते ही जो 15 नंबर का एग्जांपल था, मैंने इसको फिर से सेव एज किया। अब मैं यहाँ पर आया, अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन सिंपली लिखते हैं वेर, और वेर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर वैल्यू इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया 200। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, वैल्यू। ठीक है, मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पर, मैंने इसको सेव किया। अब सेव किया तो ये क्या है आपका, है ना, ये नेम एक्सपोर्ट के बारे में अपन बात कर रहे हैं ना। अपन यहाँ पर आए, नहीं, ये अपना डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। वो नेम्ड एक्सपोर्ट था ना, वो कॉन्स्ट वाला। ठीक है, ये क्या है आपका यहाँ पर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अब ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको 16 किया, और अपन अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे डिफॉल्ट इम्पोर्ट। डिफॉल्ट इम्पोर्ट में मैंने क्या करा यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पर वैल्यू लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करवाने की कोशिश करी। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने लिखा 16, देखो 200 मिल गया। और अगर अब मैं यहाँ पर करता हूँ वैल्यू 1, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने फिर से रन किया, तो देखो ये मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या था आपका डिफॉल्ट इंपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो डिफॉल्ट के केस में नाम चेंज भी हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन नेम्ड के केस में नाम चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? क्या? हाँ, या तो लगाना ही पड़ेगा एमजेएस पे, नहीं लगाना चाहिए एरर दे रहा था। हाँ, उसमें एमजेएस नहीं आएगा, उसमें तो डॉट जेएस एक्सटेंशन से भी चल जाएगा। हाँ, अभी तो डॉट जेएस एक्सटेंशन नहीं भी था तो भी चल रहा था ना। तो यहाँ पर आप देखो ना, डॉट जेएस एक्सटेंशन आपने नहीं भी लगाया तो भी चल रहा है। ये डॉट फॉरवर्ड स्लैश आपका वो वाला पाथ है ना, रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ मतलब वो उसी करंट फोल्डर में से सर्च मार रहा है ना। अगर दूसरे फोल्डर में से सर्च मारना होता तो फिर वो अपन ने वैसा पाथ लिखा था ना लास्ट क्लास में, जैसे मैंने आपको बताया था। पूरा पाथ दो तरीके के होते हैं, एक एब्सोल्यूट पाथ होता है और एक रिलेटिव पाथ होता है ना। एब्सोल्यूट पाथ मतलब क्या, वो पूरा स्टार्टिंग से चलता है, सी ड्राइव और यूजर नाम का फोल्डर, फिर डेस्कटॉप और वो बाकी सारी चीजें। और रिलेटिव मतलब क्या होता है, उस प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में ही जो चलता है, करंट फोल्डर के रिस्पेक्ट में। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन आते हैं यहाँ पर, इसका पैकेज डॉट जेसन। हाँ, तो वो बताऊंगा ना, वो तो वैसा करेंगे ना, कि वैसा ही करना रहेगा अपने को आगे। ठीक है,
अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने लिखा है टेस्ट मॉड्यूल 17, है ना। अब टेस्ट मॉड्यूल 17 की केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो टेस्ट मॉड्यूल 17 के पहले यहाँ पर इसको भी अपन करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा है 17, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे बोला कि अपने को देखना है नेम्ड एक्सपोर्ट। अपन यहाँ पर आ गए और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने लिखा है कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल 1, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया और मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, मैंने लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल, या मैंने लिखा है हेलो, राइट। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे से कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 मैंने लिखा। अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है हेलो, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है एंड्रयू एंडरसन। और यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली ऐसा लिख दिया है, क्या मैंने लिख दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, ठीक है। मैंने ऐसा लिख दिया एक्सपोर्ट और एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 मैंने मेंशन कर दिया। अब अगर मैंने ऐसा मेंशन किया है, मैंने इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर किस पे, अपने 17 वाले पर, और यहाँ पर आकर अब आप क्या बोलेंगे, तो अब यहाँ पर आकर आप बोलेंगे कि आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है नेम्ड इम्पोर्ट। तो अब उस केस में आप क्या करोगे, तो वहाँ पर आपने क्या लिख के रखा हुआ है, आपने लिखा था एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, और यहाँ पर आकर आप कितना कर देंगे 17। और अब यहाँ आकर आपको करना क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल 1 तो कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे एग्जाम्पल 2, और एग्जाम्पल 2 भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। आप इसको चला कर देख लो, 17 नंबर का एग्जाम्पल है, देखो हेलो एंटर एंटर कंसोल लिखा था प्रोसेस डॉट एसटीडी आउट डॉट राइट लिख दोगे तो एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अगर आपने नाम चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 कर दिया, इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने रन करने की कोशिश करी, देखो इसने दिक्कत दी थी ना यहाँ पर, क्लियर है। वहीं अगर आप ऐसा बोले कि सर एक काम ऐसा भी तो कर सकते थे कि वहाँ पर आपने जो कॉन्स्टेंट लिखा था, अब इसकी जगह यहाँ पे वेर कर दो। अब इसको सेव करो, सेव करके अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अब आप इसको रन करो, आपने स्क्रीन को क्लियर किया, आपने यहाँ पे इसको रन किया, ये रन हो गया। तो आप वापस से यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने करा एग्जाम्पल 1 और यहाँ पर भी अगर आपने 1 कर दिया, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने रन करने की कोशिश की तो उसने आपको दिक्कत ही दे दी, डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करी है ना। मतलब आप एक चीज़ ये याद रखना कि अब यहाँ पर आपने ऐसा लिखा ना, ये एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट में एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 आपने लिख के रखा हुआ है ना। तो आपने स्पेसिफिकली यहाँ से इसी को क्या करा है, यहाँ पर भेजा है ना। ये नेम्ड इम्पोर्ट है आपका, नेम्ड इम्पोर्ट है मतलब कैसा कि आप यहाँ पे नाम देकर उसको भेजने का काम कर रहे हो, आपने यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं लगाया। अगर आप डिफॉल्ट लगाते तो डिफॉल्ट कंसिडर होता, डिफॉल्ट लगाया है क्या, डिफॉल्ट नहीं लगाया है, समझ में आया, ठीक है। और एक चीज ये भी याद रखना कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफॉल्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक से ज्यादा डिफॉल्ट को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन आते हैं तो यहाँ पर मेरे को क्या करना रहेगा, वही एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 लिख के तो मैंने चला ही दिया था, ये तो चल ही रहा था आपका, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अब ध्यान से देखना, एक और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्या करा, ये जो 17 था है ना, इसको अपन थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते, मैंने करा मॉड्यूल 18। अपन यहाँ पर आए और अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है एक्सपोर्ट, और मैंने लिखा है यहाँ पर सिंपली क्या कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट के बाद मैंने लिख लिया है माय फन, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको सेव इधर लिया 18, अपन यहाँ पर आए और अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे माय फन,
और यहाँ पर आप क्या लिखोगे 18। क्लियर है? उधर माई फन ही लिखा था ना आपने, है ना? और अब अगर अपन बात करें तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा माई फन डॉट एग्जाम्पल माई फन डॉट एग्जाम्पल। मैंने उसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, इसको बंद कर दो यार। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, इसका अगर कोड आपको देखना है तो आप देख सकते हो। ये मैंने आपको नेम्ड इंपोर्ट, नेम्ड एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर बताई है। चलिए, आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब ये तो कंसेप्ट आपने ऐसा देखा। अब इसके बाद में क्या आता है, तो अभी अगर अपन बात करें कि नोड जेएस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली थी, है ना? तो नोड जेएस में हम लोगों ने यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल्स देखे, प्रोटोटाइप का कंसेप्ट देखा। ठीक है, फिर मैंने आपको कॉल बैक बताया, मैंने टाइमर फंक्शन बताया, फिर मैंने उसके बाद में आपको प्रोमाइसेस बता दिया था। ठीक है, फिर उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे मॉड्यूल का कंसेप्ट डिस्कस किया, राइट? अब मॉड्यूल के बाद में अगर अपन बात करें कि फिर अब क्या आता है, तो इसमें एक कंसेप्ट आता है आपका CLI, है ना, कमांड लाइन इंटरफेस। फिर उसके अलावा एक कंसेप्ट आता है आपके पास में NPM का, है ना, कि नोड पैकेज मैनेजर होता क्या है। ठीक है, और अभी ये जो आपने कंसेप्ट देखा था, ये तो आपने लोकल मॉड्यूल देखा था। लोकल मॉड्यूल मतलब कैसा है कि आप खुद बना रहे थे और खुद यूज कर रहे थे, है ना? लेकिन अब आपको यहाँ पर खुद बना के खुद यूज करने से ज्यादा जरूरत है किसकी, या तो कोर मॉड्यूल्स की, बोले तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स की, है ना, या फिर थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स की। ठीक है, तो आई थिंक अपना इसमें थर्ड पार्टी मॉड्यूल वाला कंसेप्ट भी बाकी था, है ना, जो मुझे आप लोगों को समझाना था, है ना? तो पहले अपन वो थर्ड पार्टी मॉड्यूल वाला कंसेप्ट अपन डिस्कस कर लेते, उसके बाद में फिर अपन चलते इसके आगे वाले कंसेप्ट पर, है ना? तो अपन चलते पहले तो यहाँ पे जो मॉड्यूल के कंसेप्ट में हमारे पास में हमारा बाकी रह गया था, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। हम्म, क्या? ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया था और जो डिस्कस करना था, आई थिंक वो हमें यहाँ पर एक्सटर्नल मॉड्यूल्स डिस्कस करना था, है ना? एक्सटर्नल मॉड्यूल हमें डिस्कस करना था, क्योंकि बचे हुए मॉड्यूल्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे, है ना? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी देकर क्या रखा हुआ है, तो व्हाट आर एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। तो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स की अगर अपन बात करें, तो एक्सटर्नल मॉड्यूल के पहले हमने यहाँ पर कोर मॉड्यूल देख लिया था, है ना, मॉड्यूल, और उसके बाद में लोकल मॉड्यूल्स हमने देख लिया था, जिसमें अपन यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स यहाँ पे बना रहे थे। अभी अगर अपन बात करें, तो ये है अभी आपका एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, है ना? अभी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जिसको आपको एक्सप्लिसिटली यूज करना है ना, इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम्स में। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू कैन यूज द एक्सटर्नल और थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, है ना? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल, है ना, या फिर थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स ओनली बाय डाउनलोडिंग देम विया एनपीएम। मतलब अगर आपको, है ना, यहाँ पर एक्सटर्नल या फिर थर्ड पार्टी मॉड्यूल का अगर यूज करना है ना, तो आप उसको, है ना, कैसे यूज कर सकते हो, ओनली बाय डाउनलोडिंग देम विया एनपीएम। एनपीएम के उससे आप उसको डाउनलोड करके क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, है ना? These modules are generally developed by other developers and are free to use, है ना? ये मॉड्यूल्स वो होते हैं जो कि जनरली कोई और या कोई भी यूजर्स को डेवलप कर सकता है ना, और वो फ्री होते हैं यूज करने के लिए। फ्यू ऑफ द बेस्ट एक्सटर्नल मॉड्यूल्स आर, है ना, कुछ बेस्ट एक्सटर्नल जो मॉड्यूल्स आपको देकर रखे हुए वो क्या है, एक्सप्रेस है, रिएक्ट है, गल्प है, मोंगूज है, मोचा है, एक्सेट्रा। ये कुछ कॉमन आपके मॉड्यूल्स देके रखे हैं, बेस्ट मॉड्यूल्स देके रखे हैं, जिनको आप क्या करोगे, यहाँ पर आप उसको डाउनलोड करके इंटरनेट से विया एनपीएम से डाउनलोड करके आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो। डाउनलोड बोले तो इंस्टॉल करके।
अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो क्या देख रखा है, ग्लोबली लोडिंग द थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, है ना। अब यहाँ पर आप जो मॉड्यूल्स को, है ना, इंक्लूड करोगे अपने प्रोजेक्ट में, है ना, अपने फाइल में, अपने एप्लीकेशन में, तो उसको दो तरीके से आप यूज कर सकते हो। कैसे? या तो आपके करंट सिर्फ प्रोजेक्ट में ही करो, या फिर आप उसको ग्लोबली, ग्लोबल लेवल पर, या तो लोकल लेवल पर उसको इंस्टॉल करो या फिर ग्लोबल लेवल पर इंस्टॉल करो। लोकल लेवल पर करोगे तो उससे ये होगा कि सिर्फ आपके उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में ही वो मॉड्यूल ऐड होगा, लेकिन ग्लोबल लेवल पर करोगे तो क्या हो जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में जो नोड है उसमें जाके क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। बट ये रिकमेंडेड किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि आप लोकली ही उसको इंस्टॉल करके यूज करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जब आप लोकली यूज करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें कोई स्पेसिफिक वर्जन का मॉड्यूल लगा, अब उसके बाद में अगर आप कल कोई और नया प्रोजेक्ट बनाओगे और उसमें अगर कोई दूसरे वर्जन का लगा, तो अगर लोकली अगर मॉड्यूल रहेगा तो सब में अपने आप में काम कर जाएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल कि किसी स्पेसिफिक वर्जन का मॉड्यूल यूज करके अगर आपने आज वो कोड लिखा है, और अगर उसी चीज के लिए अगर नया वर्जन एग्जिस्टेंस में आ गया और उसमें अगर कोड चेंज हो गया, और अगर तुम ग्लोबली ही यूज कर रहे हो, तो उस केस में तो आपका एक कोड चलेगा, एक कोड नहीं चलेगा। क्योंकि पुराने वाले में जो स्पेसिफिक मॉड्यूल आपने लगाया था, उसका अगर अपग्रेडेड वर्जन आ गया है और उसने कोड चेंज कर दिया, तो तुम्हारा तो पुराने सिंटेक्स से लिखा था, नए सिंटेक्स से तो नहीं लिखा था, तो वो तो एरर देने लगेगा। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है क्या, कि आप जो मॉड्यूल्स को यूज करते हो थर्ड पार्टी के, वो स्पेसिफिकली लोकली ही अपने करंट प्रोजेक्ट में ही इंस्टॉल करके आप आगे बढ़े। कुछ कॉमन ऐसे मॉड्यूल्स हो सकते हैं जो आपको सब में एक जैसे ही लगेंगे, है ना, जैसे नोड मोन वगैरह होता है ना। तो कुछ ऐसे जो कॉमन है उसको आप भले ग्लोबली कर देते हो, लेकिन बाकी ऐसे स्पेसिफिक फंक्शनलिटी वालों को आप लोकली करके ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, दिस मॉड्यूल्स आर जनरली डेवलप्ड, ये तो देख लिया। फिर ग्लोबल लोडिंग द थर्ड पार्टी मॉड्यूल, तो अब ग्लोबल लोडिंग अगर करना है थर्ड पार्टी मॉड्यूल को, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे यूज, तो आप लिखेंगे यहाँ पर npm इंस्टॉल, है ना। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर npm बोले तो नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल -g फॉर ग्लोबली, और यहाँ पर आप लिखोगे कि आपके मॉड्यूल का नाम। इंक्लूड योर मॉड्यूल फाइल इन योर मेन एप्लीकेशन फाइल, है ना। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर npm इंस्टॉल -save और मॉड्यूल नेम। अब -save नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, सिर्फ मॉड्यूल का नाम भी लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा आपका। नोट, व्हेन वी प्रिंट मॉड्यूल देन वी विल गेट दिस, जब आप मॉड्यूल को प्रिंट करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से ऐसा मिलेगा। ये तो मैंने आपको बताया ही था, है ना। ये अगर अपन यहाँ पर इसको ऐसा प्रिंट करते तो ये आईडी मिलता है, फिर पाथ मिलता है, ये एक्सपोर्ट नाम का ऐसी चीजें मिलती है, फाइल नेम मिलता है, लोडेड चिल्ड्रन, और ये अलग अलग पाथ आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। वहीं अगर अपन बात करें तो ये जो पाथ दे के रखा हुआ है, तो पाथ में ये इतने सारे पाथ दे के रखे हुए, इन द प्रोवाइडेड मॉड्यूल डॉट पाथ्स अरे मॉड्यूल डॉट जेएस विल सर्च फॉर मॉड्यूल्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो वो मॉड्यूल्स को सर्च करेगा, वो इस ऑर्डर में सर्च करेगा। कैसे? सबसे पहले वो जाकर यहाँ पर देखेगा ई इन्फोबिन्स माधवस्ती का नोट प्रैक्टिस कंटेंट, फिर नोट कंटेंट, नोट प्रोग्राम्स, 5 मॉड्यूल्स, और यहाँ पे नोट मॉड्यूल्स। फिर उसके बाद में एक फोल्डर पीछे आकर उसको सर्च करेगा, फिर एक फोल्डर पीछे आकर, एक फोल्डर पीछे आकर, और ऐसे करते करते वो ई ड्राइव तक जाएगा उसको सर्च करने। Node.js will start searching for the required module in the first directory, and if the module is not found there, it will proceed to the next directory in the last until it either finds the module or exhaust all search path. या तो सारे वो exhaust path, सारे path खत्म हो जाएंगे, है ना, या फिर उसको किसी न किसी specific path पर module मिल जाएगा। The order of the path in module.path ensures that the Node.js checks the local module directories first, है ना, मतलब Node.js check करेगा local module directories first, moving up to the directory structure towards the root directory, and then it checks the global module directories. This way, it prioritizes local module over globally installed one, allowing each project to manage its dependency effectively. मतलब ये क्या लेके रखा हुआ है कि ये उसका सीक्वेंस वगैरह भी मैनेज करता है कि पहले किसको सर्च करेगा और बाद में किसको सर्च करेगा। फिर अगर अपन बात करें, Node.js will start searching for module in the first directory in the module.path array, which is ये, है ना। सबसे पहले वो इसमें सर्च करेगा। If the required module is not found in the directory, Node.js will proceed to the next directory in the list and continue searching. It will only move on to the top directory if the module is not found in any of the preceding directories. अगर किसी भी directories में नहीं मिलेगा तो वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, वो ये यहाँ तक टॉप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, जो देख रखा है ई और ई के और में देख रखा है नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर, है ना, so the search order is determined by the order of directories in the module.path array, and Node.js will prioritize the earlier directories over the later ones.
If the module is not found in e node modules, then what will happen? कि अगर मॉड्यूल नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा? So if the required module is not found in any of the directories listed in the modules.path array, including the e node module directory, Node.js will throw a module not found error indicating that it was unable to locate the module. है ना? अगर नहीं तो वो क्या थ्रो कर देगा? आपको एरर थ्रो करके देने का काम करेगा. Typical error typically looks like cannot find module और module का नाम. क्लियर है? बस सिंपल सी बात है कि वो क्या करेगा, जो भी पाथ दे के रखे हुए उस पाथ पे जाके मॉड्यूल को सर्च करेगा, नहीं मिलता है तो फिर उसके लोअर लेवल पे जाएगा, नहीं मिलता है तो लोअर लेवल पे, और अगर नहीं मिला तो आखिर में आके बोल देगा मॉड्यूल नॉट फाउंड. Here module name would be the name of the module you were trying to require. This error is raised when Node.js has exhausted all the search path in module.paths and has not found the module you are looking for. Common reasons for encountering this error include module not installed. The module you are trying to require might not be installed in any of the listed directories, both locally and globally. Type in module name. There might be a typo in the module name specified in the require statement. कि require statement में आपने लिखा ही थोड़ा सा गलत स्पेलिंग से है, नाम ही गलत लिखा है, जिसकी वजह से भी वो मॉड्यूल उसको मिल नहीं रहा है. इनकरेक्ट पाथ ही आपने गलत दे दिया हो, है ना. मिसिंग और करप्टेड नोड मॉड्यूल्स, है ना. आपका नोड मॉड्यूल वाला जो फोल्डर है या तो वो मिसिंग है या करप्टेड है. ठीक है. To resolve this issue, you would need to ensure that the required module is installed correctly in one of the directories listed in the module.paths. This might involve reinstalling the module using npm install, verifying the module name, checking the relative path if applicable, and confirming that the required module is indeed accessible from the path mentioned in the module.path. तो सिंपली बस ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे ये मेक श्योर कर ले कि आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो इसमें से किसी न किसी स्पेसिफिक पाथ पर आप रखें और मिल जाए. क्लियर है? एक बार इसको गो थ्रू कर लो. कौन से? नहीं, मतलब आप ऐसा बोलोगे कि जैसे कोर मॉड्यूल्स तो बिल्ट इन होते हैं जो इसमें अवेलेबल ही होते हैं, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल के अंदर ही होते हैं. आपको सिर्फ उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, आप डायरेक्टली यूज कर लेते हो. लेकिन ये आपके थर्ड पार्टी मॉड्यूल होते हैं. मतलब ये आप जैसे हम जैसे यूजर बनाते हैं और चेक करने के बाद में टेस्ट करता है तो वो कम्युनिटी को भेजते, कम्युनिटी उसको बना के अपलोड कर देती है, ताकि फिर आप उसके अलावा अगर किसी को बना बनाए. हाँ, नोड मोड मतलब आपका इसी में आएगा. मतलब अपन उसको बोल सकते हो कि हाँ उसको इंस्टॉल ही करना पड़ता है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल ही है. क्लियर है यहाँ तक? वो कोर मॉड्यूल नहीं है. कोर मॉड्यूल ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, बिना इंस्टॉल करे आप रिक्वायर कर सकते हो. नोड मोड जो है उसको तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. थर्ड पार्टी में जाएगा. आया तो था एग्जांपल लिखा हुआ एक्सप्रेस वगैरह. देख लो एक बार, उसको रीडिंग कर लो, रीड आउट कर लो. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. तो सब पूरी थ्योरी दे के रखी हुई है ना. यहाँ पे आपने अभी देखा ही सही. अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या आता है आपके पास में, तो जैसा कि अगर अपन बात करें तो अपने पास में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है ना. और जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका CLI NPM, है ना, वो है.
तो चलते अपन यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे ये जो कमांड लाइन इंटरफेस जो है CLI, ये तो बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, छोटा सा थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है। लेकिन उसके भी पहले अगर मैं अपन बात करें तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, है ना। यहाँ पर वो जो डायग्राम है आप देखिए, इसको देखकर आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। जैसा आपने देखा होगा कि जो वर्जन वगैरह अपन लिखते हैं ना, जैसे 20.2.3, 20.04.11, है ना, एक जो ऐसा आता है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे देख रखा है 4.7.6 जो ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग वाला पहला लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं मेजर वर्जन, जो दूसरा लिखा रहता है उसको बोलते हैं माइनर वर्जन, और जो तीसरा लिखा रहता है उसको बोलते हैं पैचेस। पहला वाला जो है मेजर वर्जन, मतलब मेजर चेंजेस ब्रेक्स दी एपीआई, कि अगर ज्यादा एकदम वर्जन ही चेंज हो गया है ना, तो आपकी एपीआई क्या हो जाएगी, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। माइनर वर्जन मतलब माइनर चेंजेस डज नॉट ब्रेक दी एपीआई, ये एपीआई को ब्रेक नहीं करेगा। और पैचेस मतलब क्या होता है? तो पैचेस मतलब होता है बग फिक्सेस, है ना, कि कितने बग यहाँ पर फिक्स हुए हैं। क्लियर है? ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, है ना, तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ देखा, राइट। अब इसके अलावा अगर अपन देखें तो CLI के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है CLI के बारे में, है ना। तो अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, इतनी सी ही थ्योरी है। तो CLI मतलब क्या होता है बेसिकली, तो आप बोलेंगे CLI बोले तो कमांड लाइन इंटरफेस इज द मोस्ट कॉमन वे टू रन अ प्रोग्राम इन अ टर्मिनल, है ना। ये बहुत ही कॉमन वे है ना, टू रन अ प्रोग्राम इन अ टर्मिनल। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट CLIs एवरी डे, नेमली गेट, डॉकर एंड npm, है ना। मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, CLI क्या होता है? तो CLI बोले तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, ये मोस्ट कॉमन तरीका होता है रन करने का प्रोग्राम, किसमें? आपके टर्मिनल में, ठीक है। As a software engineer, you will come across different CLIs every day, namely Git, Docker and npm, है ना। मतलब इनसे डील करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करोगे। Today with graphical user interface GUI, most users never use command line interface CLI। मतलब अगर अपन बात करें कि जैसा आपने ही देखा होगा कि अगर आपने जावा पढ़ा होगा या फिर अगर आपने MySQL पढ़ा होगा, है ना, SQL पढ़ा हुआ होगा, तो अब इनकी कमांड्स आप सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पर भी फायर कर सकते हो। बट स्टिल आप क्या चाहते हो कि यार रेडीमेड आर्किटेक्चर मिल जाए, तो आपने क्या कर लिया यहाँ पर, आपने मोंगोडीबी के लिए कंपास का यूज कर लिया, है ना। आप MySQL के लिए आपने वर्कबेंच का यूज कर लिया, है ना। फिर वहीं अगर अपन बात करें तो अपना SQL के लिए आपने सर्वर, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, है ना, SSMS जिसको बोलते हैं, तो आपने उसका यूज कर लिया। तो ये सब क्या आपको GUI प्रोवाइड कर देंगे। तो आप पे क्या करते हो, यहाँ पे जो टर्मिनल, जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है उसको आप यूज नहीं करते हो। However, CLI is still used by software developers and system administrators to configure computers, install softwares, and access features that are not available on the graphical interface, है ना। लेकिन स्टिल अभी भी यहाँ पर इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन या इन चीज़ों का यूज़ है, मुझे तो CLI अभी भी यूज़ में आता है। तो ये आपने देखा होगा, अगर आपकी हार्ड डिस्क खराब हो जाती है ना, या फिर फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर किसी स्पेसिफिक चीज़ को सपोर्ट अगर नहीं करता है, तो अपने को फिर वो उसकी बायोस सेटिंग में जाना पड़ता है, बूट सेटिंग में जाना पड़ता है, फिर अपन सेटिंग वगैरह चेंज करते हैं। तो ये आपको कोई GUI ऐसे प्रोवाइड नहीं करता है, उस केस में तो आपको CLI, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड लाइन से ही क्या करना पड़ता है, चीज़ों से डील करना पड़ता है। Today, users rely upon graphical user interface and menu-driven interaction. However, some programming and maintenance tasks may not have a graphical user interface and may still use a command line. आजकल यूजर को किसकी जरूरत पड़ती है, कि यूजर को किसकी आदत है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की आदत है, मेन्यू ड्रिवन इंटरेक्शन की आदत है। लेकिन अभी भी आज की तारीख में भी कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है जो कि क्या होती है, यहाँ पे मैं स्टिल यूज कमांड लाइन ही यूज करती है। Compared with the graphical user interface, the command line interface requires fewer system resource to implement, है ना। अगर मैं बात करूँ graphical user interface की, तो उसके रिस्पेक्ट में जो command line interface है उसको fewer system resource की रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों को implement करने के लिए। और command line provides an interface between programs as well as the user। जो command line होगा वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा इंटरफेस किसके बीच में, प्रोग्रामर, प्रोग्राम्स एज वेल एज यूजर। प्रोग्राम और यूजर के बीच में क्या करेगा, ये इंटरफेस का काम करेगा। क्लियर है क्या यहाँ पर?
समझ में आया? हाँ मतलब काम तो वही है, करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूँ CLI की, तो मेरे को वहाँ पर हार्ड कोड करके सब लिखना पड़ेगा, और GUI पे क्या डायरेक्टली बटन के क्लिक करना काम कर लूँगा। अगर मेरे को डेटाबेस बनाना है तो मेरे को CLI पे अगर मैं जाके डेटाबेस की क्वेरी लिखूंगा तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, और GUI पे जाऊंगा तो वहाँ डायरेक्टली बस एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा कि टेबल का नाम लिख दो, कॉलम लिख दो, टेबल में बना के क्रिएट कर दूंगा। GUI में एरर पता लग जाती है। आप बोल सकते हो कि कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, कलरफुल रहता है ना, इजीली सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इतना ज़्यादा आपको कमांड्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन CLI पे तो सब कुछ मैन्युअली होता है, आपको टेबल बनाना हो या कुछ भी बनाना हो सब कुछ आपको ही लिखना है हार्ड कोड करके, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो फिर इसके अलावा फिर आता है आपके पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है आपका नोड पैकेज मैनेजर का, राइट। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनपीएम बोले तो नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, अब ये बेसिकली है क्या, है ना, तो इसकी थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा है ना। और थ्योरी ज़्यादा है बोले तो ऐसा इसलिए क्योंकि अब यहाँ से आपका एनपीएम जो स्टार्ट होगा, है ना, तो वो एनपीएम अब आपका पूरा चलेगा, मतलब अब वो एनपीएम आपका आखिरी तक चलेगा। अभी तक आप क्या करते हो, अभी तक तो आप नोड लिख के आपका काम कर लेते हो, लेकिन अब फिर आपको क्या करना रहेगा, अब आप जो भी टास्क परफॉर्म करोगे तो उसके लिए अपन जनरली एनपीएम लिखते हैं। आगे जाके आप देखेंगे एनपीएम की जगह एनपीएक्स भी आता है, अब उसमें डिफरेंस क्या होता है वो अपन समझेंगे, लेकिन इनिशियली नोड पैकेज मैनेजर, है ना, जो कि क्या होता है, नोड के लिए पैकेजेस को मैनेज करने का क्या करता है, काम करता है। अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या देखे रखा हुआ है, तो यहाँ देखे रखा है एनपीएम स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर, है ना। इट इज डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर ऑफ नोड जेएस दैट इज कंप्लीटली रिटन इन जावास्क्रिप्ट। मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि एनपीएम क्या है, एनपीएम स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर, ये क्या है, डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर है ना, किसका, आपके नोड जेएस का, और ये कंप्लीटली किस में लिखा हुआ है, आपके जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। इट वाज डेवलप्ड बाय आइजैक जेड, है ना, शेल्यूटर, एंड रिलीज इन द मार्केट इन 2010। ये मार्केट में कब एग्जिस्टेंस में आया, 2010 में एग्जिस्टेंस में आया। सिंस देन इट वाज रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द Node.js packages and modules and consists of command line client npm. It gets installed into the system with installation of Node.js. The required package and modules in Node project are installed using npm। ये तो मैंने आपको पहले से ही बता के रखा हुआ था कि अगर आप Node.js को इंस्टॉल करते हो तो जो npm होता है वो ऑटोमेटिकली आपके उसमें इंस्टॉल हो जाता है, पहली चीज, है ना। और यहाँ पर अगर आपको किसी और अदर मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है तो आप npm से क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। फिर क्या देखे रखा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए, इट इज द वर्ल्ड, है ना, largest software registry is a database of information, setting options and other values for software and hardware installed on all the version, which is completely free and open source, and developers use it for sharing software across the globe। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा बोलोगे कि ये क्या है, लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री है ना, सबसे बड़ी लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री है। ठीक है, और यहाँ पे जो कि कम्प्लीटली क्या है, फ्री है और ओपन सोर्स है, और डेवलपर्स क्या करते हैं, शेयरिंग सॉफ्टवेयर अक्रॉस द ग्लोब, अपने सॉफ्टवेयर को पूरे ग्लोब में ऐसे सर्कुलेट या घुमाना, उसके लिए किसका यूज करते हैं, यहाँ पे डेवलपर्स इसका यूज करते हैं। npm कैन इंस्टॉल ऑल द डिपेंडेंसीज, है ना, जो npm है वो कैन इंस्टॉल ऑल द डिपेंडेंसीज मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट थ्रू द package.json फाइल। इट कैन आल्सो अपडेट एंड अनइंस्टॉल पैकेजेस, है ना। और यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे कि ये npm क्या करता है, पैकेजेस को इंस्टॉल भी कर सकता है और उसको अनइंस्टॉल भी करने का ये काम कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, ये क्या देख रखा है, रजिस्ट्री, और एक है ऑनलाइन रजिस्ट्री। एक बार इसको रीड आउट करो, ये क्या बताना चाह रहा है।
रजिस्ट्री क्या होता है और ऑनलाइन रिपोजिटरीज क्या होता है ना, रजिस्ट्री और ऑनलाइन रिपोजिटरीज, इसको रीड आउट करो। ठीक है, ऐसा आपको समझ में आया होगा कि देखिए क्या रखा हुआ है, रजिस्ट्री, है ना। अब ये रजिस्ट्री मतलब क्या होता है कि एनपीएम रजिस्ट्री इज अ लार्ज डेटाबेस कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 500,000 पैकेजेस, है ना। मतलब ये एनपीएम की जो रजिस्ट्री है वो लार्ज डेटाबेस कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 500,000 पैकेजेस, है ना। 500,000 उसके अंदर पैकेजेस है, डेवलपर्स डाउनलोड कर सकते हैं पैकेज, है ना, एनपीएम रजिस्ट्री से और पब्लिश कर सकते हैं उनके पैकेजेस उस रजिस्ट्री पे। लेकिन ऑनलाइन रिपोजिटरी मतलब क्या होता है, जो एन ऑनलाइन रिपोजिटरी इज अ डिजिटल लाइब्रेरी or archive which is accessible via the internet. All online repositories should have a condition of deposit and access attached. मतलब ऑनलाइन रिपोजिटरी मतलब वहां पे रखना, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना कि गिट क्या है, गिटहब आपका ऑनलाइन रिपोजिटरी है ना। अब रिपोजिटरी मतलब आप क्या करते हो वहां पर, आप वहां पर अपने प्रोजेक्ट्स को रखने का काम करते हो, है ना, और वो भी कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन should have a condition of deposit and access attached. Most have free access to a part of a collection and require user to sign a license if they seek to use copies of original documents or audio files. ठीक है, मतलब वो उनकी फिर पॉलिसी होती है कि अगर आप उसकी ओरिजिनल चीजें एक्सेस वगैरह करना चाहते हो, यूजर टू साइन अ लाइसेंस इफ दे सीक टू यूज कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, है ना, वो सारी चीजें। The main two functionalities of NPM are, NPM की दो main functionalities क्या है, it provides online repositories for packages modules for Node.js which you can easily search online on their official site, है ना। क्या दिख रखा है, www.npmjs.com। मतलब क्या है ये, आपको क्या, जो npm है इसने क्या प्रोवाइड करके रखा हुआ है, ऑनलाइन रिपोजिटरी, है ना, फॉर पैकेज और मॉड्यूल्स फॉर Node.js, है ना। मतलब यहाँ पर इसने क्या करके रखा है, ऑनलाइन रिपोजिटरी आपको एक अवेलेबल करवा के रखी हुई है, और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कमांड लाइन इंटरफेस विच हेल्प्स द डेवलपर्स इन लोकली interacting with their system. One thing which you must remember is any package or module required in a Node.js project is needed to be installed via npm. npm से आपको इसको क्या करना रहेगा, इंस्टॉल करना रहेगा। आप अगर ये देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हो। आप यहाँ पर आए, आपने इसे कॉपी किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आए आप, और ठीक है, यहाँ पे ऐसा इसकी ऑनलाइन रिपोजिटरी ऐसे देके रखी हुई है। आप इसमें कुछ भी सर्च करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसा मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे सर्च करना है mongoose, ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसा आ गया। ये भी मॉड्यूल वगैरह है अपने अलग अलग, ठीक है। आपने यहाँ पे सर्च करा MSSQL, ये ऐसा आ जाएगा। अब आपको इसके बारे में और देखना है, जानना है, ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया, अब ये इसके बारे में आ गया। इसको इंस्टॉल करने के लिए देके रखा है ये npm i MSSQL, है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए। इसके बारे में देके रखा है कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसका कुछ एक एग्जाम्पल वगैरह आपको दे दिया कि कुछ इसका एग्जाम्पल दे के रखा हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें the pre-built packages into our project, पहले से बने हुए प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। helps in managing and maintaining various versions of codes and their dependencies, है ना। ये क्या करता है, हेल्प करता है मैनेज करने में और मेंटेन करने में various versions of codes, है ना, एंड देयर डिपेंडेंसीज। मतलब कैसे, कि आप ऐसा बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आज आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है ना, उसको आपने डिप्लॉय कर दिया, वो सब कुछ सही चल रहा है, कल से क्लाइंट की कुछ और रिक्वायरमेंट आई, वो रिक्वायरमेंट को करने के लिए आपका प्रोजेक्ट, आपका जो कोड है ना, वो बिगड़ गया, है ना, चलती चीजें बंद हो गई, तो फिर आप उस केस में आप क्या करोगे, इंस्टेंटली तो आप कुछ कर नहीं सकते।
तो आपने जो प्रीवियस वर्जन्स जो यूज किए होंगे तो उस वर्जन की लाइब्रेरीज को यूज करके आप वापस से वो पुराना वाला तो आपका चालू कर दोगे, बाकी फिर नए पे आप उसको क्या करते हो, रेक्टिफाई करते हो, चीज़ों को सॉल्व करते हो। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभार ऐसा आता है ना कि फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया, गूगल पे का सर्वर डाउन हो गया, है ना, अब गूगल का सर्वर डाउन हो गया, ये जो भी चीज़ें आती है। अब ऐसा ये भी आता है व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया, लेकिन ये भी आता है क्या वो 5 मिनट डाउन हुआ, 6 मिनट डाउन हुआ, फिर 7 मिनट डाउन हुआ, फिर उसके बाद में चालू हो गया। तो क्या इतनी सी देर में क्या उन्होंने पूरा कोड को, इतने लेंथी कोड को क्या सब कुछ देख लिया और सबको देखने के बाद में उसको सही करके उसको सॉल्व करके क्या उसको अपडेट कर दिया है? क्या नहीं। वो क्या करते हैं कि जो भी करंट वर्जन में ऐसी दिक्कत आती है तो वो क्या कर देते हैं, उस करंट वर्जन को रिप्लेस कर देते हैं उसके प्रीवियस रनिंग वर्जन से। जैसे फॉर एग्जांपल किया मैंने कोई मॉडिफिकेशन किया, नया कंसेप्ट में लेकर आया, राइट। अब मैंने अपनी साइड से तो सारी टेस्टिंग कर ली, बट स्टिल यूजर जब उसको यूज करता है तो यूजर तो कैसे भी उसको यूज कर सकता है। तो उस केस में उसको कोई टेस्ट केस मिला होगा, तो उस केस में अगर कोई बग आइडेंटिफाई होता है या उस केस में अगर सर्वर डाउन हो गया किसी स्पेसिफिक रीजन से, है ना, कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है, तो फिर कंपनीज वाले क्या करते हैं, उससे जो लोअर वर्जन वाला जो कोड होता है, एक पहले वर्जन वाला जो कोड होता है जो सक्सेसफुली रनिंग कंडीशन में था, तो वो उसको उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो इससे आपका काम तो हो जाता है कि आपका व्हाट्सएप तो चालू हो गया, है ना, लेकिन अब जो प्रॉब्लम थी तो उसको बैठ के उसके डेवलपर्स क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर अपडेट करते हैं। क्लियर है? ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो npm पैकेज, अ पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ कोड बंडल्ड अप इनटू अ सेपरेट लॉजिकल यूनिट, ईच वन ऑफ व्हिच सर्व्स अ डिफरेंट फंक्शनलिटी। Example Express, Body Parser, NodeMoon, etc. But before you can use any of this package, you need to install npm in your system. ये सारी चीज़ों को यूज करने के पहले आपके पास में आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, npm होना चाहिए। और वो npm कैसे आएगा, जब आप नोड इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। अब ये npm इंस्टॉलेशन नीड इंटरनेट टू रन दिस कमांड बिकॉज दिस डिपेंडेंसीज आर इंस्टॉल्ड फ्रॉम इंटरनेट, है ना, आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना। तो अब यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है ना, needs internet to run this command because these dependencies are installed from internet। ठीक है। npm comes with the node.js, so you do not have to install it separately, है ना, तो आपको यहाँ पे इसको separately इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर इंस्टॉलिंग node you can check the version of node and npm by node -v, है ना, और npm -v या npm -- वर्जन। ऐसा तो आपने स्टार्टिंग में ही देखा था, जब आपने याद हो तो जब node.js को इंस्टॉल किया था, मैंने आपको बताया था कि Node.js कैसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में वर्जन चेक करना है तो node -v कर देख लो, या फिर node -- वर्जन कर आप देख लो। If the installed version is not latest, one can always update it using the given syntax। अब आपने अगर जो इंस्टॉल किया है अगर वो लेटेस्ट नहीं है तो लेटेस्ट इंस्टॉल करने के लिए आप क्या लिखेंगे, npm -g। -g सिंपली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लोबल लेवल को ग्लोबली रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आप लिखोगे, ठीक है। As npm is a global package, -g flag is used to update it globally। और अब क्या बोलेंगे यहाँ पे, if you have an older version of npm that then you can update it to the latest version using the following commands। क्या कमांड होगी आपकी यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर कमांड देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है npm install npm -g। आप ऐसा भी लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये sudo npm install npm, ये आपका आप उबंटू या लाइनेक्स वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पर ये ऐसी कमांड लिखना रहेगी, लेकिन यहाँ की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे तो आपको npm install npm -g ही लिखना रहेगा। क्या? हाँ, वो अलग चीज हो जाती है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, लेट मी शो यू हाउ टू इंस्टॉल, अपडेट एंड डिलीट पैकेजेस यूजिंग npm CLI कमांड लाइन इंटरफेस। बट बिफोर यू स्टार्ट इंस्टॉलिंग और डाउनलोडिंग योर पैकेजेस, वन थिंग यू नीड टू नो is the packages can be installed in two ways, locally and globally। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैकेजेस को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हो, लोकली और ग्लोबली। लोकली मतलब क्या, करंट प्रोजेक्ट के लिए ही। ग्लोबली मतलब क्या, थ्रू आउट योर, या ऐसा बोल सकते हो योर एंटायर प्रोजेक्ट्स, है ना, सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है। अब लोकल पैकेजेस के केस में क्या देके रखा हुआ है यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे these are the packages which are installed within the directory where you will be executing the install command and will be accessible by only your project। Local packages are contained by a node module folder under your main project directory। जो लोकल पैकेजेस होते हैं वो कंटेंट होते हैं किसमें, आपके नोड मॉड्यूल के अंदर, जो कि किसमें होता है, आपके मेन प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी में होता है। Below is the command to install package locally। इसमें क्या देख रखा है, npm install और पैकेज का नाम। To install express, npm install express। All the modules installed using npm are installed under the node_module folder। This will create a folder of express under node_module।
ये सारी चीज़ें थोड़ी सी थ्योरेटिकल मैनर में हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी हैवी लग रही हो, बट स्टिल ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल कंटेंट जब इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है ना, तब आप अगर ये पढ़कर जाएंगे तो आपके पास में बोलने के लिए शब्द रहेंगे। अदरवाइज अगर आप ये थ्योरी पढ़कर नहीं जाते हैं तो आप ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। उसने पूछा कि कैसे क्या चीज़ें होती है, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि पैकेजेस ये होता है, दो तरीके के आपका उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना, एक लोकली आप उसको कर सकते हो, एक ग्लोबली कर सकते हो, लोकली में ऐसा, ग्लोबली में ऐसा। अब उसके अलावा तो आपको ये पता होना चाहिए ताकि आपके पास में बोलने के लिए पॉइंट्स रहे, ठीक है। अब फिर इसके बाद में देखे रखा हुआ है ऐड द डिपेंडेंसी इनटू पैकेज डॉट जेसन, है ना। अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो टू ऐड द डिपेंडेंसी इनटू पैकेज डॉट जेसन यू नीड टू यूज माइनस माइनस सेव एट द एंड ऑफ द इंस्टॉल कमांड, मतलब npm इंस्टॉल एक्सप्रेस और माइनस माइनस सेव, ठीक है। दिस अबाउ कमांड विल ऐड द डिपेंडेंसी, है ना, इन दी पैकेज डॉट जेसन फाइल लाइक द फॉलोइंग। अब ये जो ये माइनस माइनस सेव लिखते थे, ये पुराने लोअर वर्जन्स में लिखते थे। अभी के करंट वर्जन्स में ऐसा माइनस माइनस सेव अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। आप डायरेक्टली npm इंस्टॉल एक्सप्रेस भी अगर लिखते हैं, है ना, तो वो डिपेंडेंसीज के सेक्शन में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? वहीं अगर अपन ग्लोबल की बात करें, ग्लोबल पैकेजेस की, तो दिस आर द पैकेजेस व्हिच आर इंस्टॉल्ड एट अ सिंगल प्लेस इन योर सिस्टम irrespective of the place where you execute your run command. They are called global packages as they can be used by any of the projects present in your system. To install a package globally you need to, है ना, you need the below given command. क्या है, npm install -g, -g is for global package, और यहाँ पे क्या जाएगा, पैकेज का नाम। क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें, द अबाउ कमांड विल इंस्टॉल द पैकेज ग्लोबली सो दैट ऑल द Node.js एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर कैन इंपोर्ट एंड यूज द इंस्टॉल्ड पैकेज। npm इंस्टॉल्स ग्लोबल पैकेजेस इनटू, है ना, npm इंस्टॉल्स ग्लोबल पैकेजेस इनटू, npm जो इंस्टॉल करता है ग्लोबल पैकेज को कहाँ करता है, तो वो यूजर के अंदर, लोकल के अंदर, lib के अंदर, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर करता है। मतलब ये आपके सिस्टम में पाथ बन रहा होगा, है ना, जहाँ पर भी, तो उस पाथ पर आपका ये कर देता है। Few of the most used global packages are npm, nodemon, etc. जैसे मैंने बताया था ना आपको, nodemon वगैरह आपका एज अ ग्लोबल पैकेज की तरह काम करेगा। बट इन जनरल इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू इंस्टॉल पैकेज लोकली। देखो ये जो मैं लाइन स्टार्टिंग से ही आपको बोल रहा था, लोकली और ग्लोबली वाली, मैंने बोला था ना कि दो तरीके से पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन लोकली ज्यादा बेटर है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपने आज कोई प्रोजेक्ट बनाया है किसी स्पेसिफिक वर्जन में, अब कल कुछ और बनाओगे, अगर नया वर्जन आ गया तो नए वर्जन में बनाओगे। अब अगर आपने ग्लोबली अगर पैकेज को इंस्टॉल कर दिया है, तो उससे ये होगा कि एक बार में तो आपने लोअर पे बनाया, दूसरे में आपने हायर वर्जन पे बनाया, और पैकेज अगर आपका ग्लोबली है तो लोकली वाला तो आपको एरर ही देगा ना, वहाँ पे तो चीजें अनसपोर्टेबल हो जाएगी। क्लियर है? This is because you might be having a number of Node.js projects in your system having a different version of each of these packages used in them. You can install multiple packages using a single command line to like this. अगर आपको एक साथ एक से ज्यादा पैकेजेस को इंस्टॉल करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, जिसमें आप लिखोगे npm install express body parser mongoose -save। -save लोअर वर्जन में लिखते थे, अभी आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। This will install all the packages and will add them to the package.json file too. आप देखेंगे ये डिपेंडेंसीज, और डिपेंडेंसीज के अंदर ये बॉडी, एक्सप्रेस, mongoose और ये पार्सर, ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा। Now, if you update a global package, then it will update it in all the projects it has been used in your system. It can cause a huge disaster as few of these packages might become incompatible with the future dependencies used in the projects. But in case of local packages, you can always keep your version of a package and update it accordingly to your own needs. In terms of resource utilization, it might seem like a waste of memory, but it has relatively less negative impact. Thus, you should make a package global only when it has a CLI executable command and can be reused throughout the project in your system. जैसे npm हो गया, है ना, आप ऐसा बोलेंगे nodemon हो गया, है ना, तो ये क्या है, ग्लोबली है कि आप भले एक क्या आप 10 भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें ये तो लगना ही है, ये एक बेसिक फंक्शनलिटी है, तो उस केस में आप उसको एज अ ग्लोबली इंस्टॉल कर लें। अदरवाइज बाकी चीज़ों को तो आप लोकली लेकर चले। You can also check how many global packages you have in your system by typing in the below command npm list -g -depth और 0। कुछ नहीं, ये अभी तो बताया -g लगा के, आप यहाँ पे ऐसा -g फ्लैग लगा दोगे तो ग्लोबल हो जाएगा ना।
यहाँ पर ये कर रहे हो npm इंस्टॉल और यहाँ पे -g लगा के आपके पैकेज का नाम लिख दो, तो वो स्पेसिफिक पैकेज आपका ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। अपडेटिंग पैकेज को अगर आपको अपडेट करना है तो npm अपडेट पैकेज नेम फॉर अ स्पेसिफिक पैकेज और npm अपडेट टू अपडेट ऑल पैकेजेस। npm अपडेट पैकेज का नाम लिखोगे तो स्पेसिफिक वही होगा और npm अपडेट टू अपडेट ऑल पैकेज। फॉर ग्लोबल पैकेजेस यू हैव टू यूज -g। ग्लोबल पैकेज के लिए आपको -g का यूज करना पड़ेगा। npm अपडेट पैकेज का नाम -g। अनइंस्टॉल करना है पैकेज को तो आप लिखेंगे रिमूव पैकेज। वो पैकेज को क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा, है ना। रिमूव पैकेज बोले तो अनइंस्टॉल पैकेज करने के लिए आप ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर ये क्या देकर रखा हुआ है, npm अनइंस्टॉल और पैकेज का नाम। फॉर ग्लोबल पैकेज npm अनइंस्टॉल पैकेज का नाम -g। Here I would like to slip in a piece of advice, that is whenever you are installing the packages, make sure you include --save flag with it. npm install -save, it will ensure that your request module has been added in your package.json file। ऐसा बोलते हैं बट अभी नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो ही जाता है। हाँ, ये जो डिपेंडेंसीज है जो दिख रहा है ये पैकेज.json में आएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और थोड़ी सी समझने की है, वो ये है कि अभी जो पैकेज.json इतना आप सुन रहे हैं, npm इतना आप जो सुन रहे हैं, है ना, तो ये है क्या बेसिकली, या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि अभी तक तो चलो ठीक है, आपने जो प्रोग्राम्स बनाए वो सिंपल प्रोग्राम बनाए, आपने एक फाइल बनाई, सेव किया, नोड और फाइल का नाम .js से उसको रन कर लिया। लेकिन अगर अपन बात करें जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो प्रोजेक्ट के अंदर 50 तरीके की फाइल होगी, लेकिन आप 50 के 50 तरीके की फाइल को तो चलाने से रहे, आप एक बार में तो एक ही फाइल को चला सकते हो, और एक बार में एक फाइल को चलाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक फाइल को 50 फाइल से कनेक्टेड होगी। एक फाइल किसी स्पेसिफिक सेट से कनेक्टेड होगी, वो स्पेसिफिक सेट कुछ और से कनेक्टेड होगा, वो सेट किसी और से कनेक्टेड होगा, वो सेट किसी और से कनेक्टेड होगा, राइट। अब आप अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आप आज से 4 महीने से वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको अलग अलग मॉड्यूल्स की भी रिक्वायरमेंट लगी होगी, आपने बहुत सारे मॉड्यूल्स, कुछ तो इनबिल्ट आपको मिल गए और कुछ आपने मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करा। मॉड्यूल्स ऐसे तो है नहीं कि 2 KB 4 KB के हो, मॉड्यूल्स हो सकता है 10 MB 15 MB 20 MB 25 MB 100 MB का हो। ऐसे करते करते आपके पास में क्या हो गया, आपने बहुत सारे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को भी क्या करा है, यूज किया है, राइट। अब अगर अपन बात करें कि आपके लोकल मशीन पे आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, बन गया है, चल रहा है ना, और उसमें यहाँ पर आपके पास में नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम का भी एक फोल्डर है, लेकिन उसके अंदर जो मॉड्यूल्स आपने ऐड करे हैं वो हो सकता है फॉर एग्जांपल 750 MB का हो गया। अब अगर वो 750 MB का अगर हो गया है ना, तो उस केस में अगर अब आपको उस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर करना है तो आप कैसे करोगे? जीमेल से तो जाने से रहा, ड्राइव से भी अपलोड करोगे तो 750 MB तुम अपलोड करोगे तो भी टाइम लगेगा, सामने वाला उसको डाउनलोड करेगा तो भी टाइम लगेगा। तो फिर अब क्या होता है यहाँ पे, तो अब ये होता है कि जब भी आप करंट सिस्टम में, है ना, आपकी लोकल मशीन पर या जो भी आपकी मशीन है उस पर अगर आप टास्क परफॉर्म करते हो तो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का तो वो फोल्डर होता है जिसके अंदर सारे आपके मॉड्यूल्स आ जाते हैं जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तब। और अगर आप थर्ड पार्टी मॉड्यूल भी ऐड करोगे तो वो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल में आ जाएंगे। लेकिन जो भी मॉड्यूल्स आपके पास में आते हैं, है ना, इन सबकी एंट्री किसमें होती है, पैकेज.json नाम की एक फाइल में होती है, उसमें नाम लिखा जाता है। और उसी के साथ में वो मॉड्यूल्स तो उसमें आ गए, बोले तो वो डिपेंडेंसीज तो उसमें आ गई, लेकिन उन डिपेंडेंसीज के अंदर भी बहुत सारी सब डिपेंडेंसीज होती है ना, जो कि एग्जैक्ट वर्जन वाइज, है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं एक्सप्रेस 4 वर्जन वाला एक्सप्रेस अगर मैं यूज कर रहा हूँ, अभी तो और आगे तक बढ़ गए अपन, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक्सप्रेस 4 में यूज कर रहा हूँ, लेकिन उस 4 के अंदर भी अगर अपन बात करें तो एक्सप्रेस में भी इतनी सारी अंदर चीजें हैं कि वो अलग अलग वर्जन, कोई वर्जन 1 का होगा, कोई 2 का होगा, कोई 3 का होगा, कोई 3.5 का होगा। तो उन सब की एंट्रीज किस में होती है, उनकी एंट्रीज होती है पैकेज.log.json फाइल में होती है। हाँ, तो अब अगर अपन बात करें अपन करते क्या है, तो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, मुझे अगर वो प्रोजेक्ट किसी को देना है, या आप ऐसा बोले कि आपने प्रोजेक्ट बनाया और उसको आपको गिट पर ही रखना है, तो उस केस में गिट की भी इतनी लिमिट नहीं होती कि वो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल वाले फोल्डर को उठाकर आपको उस पर रखने के लिए हेल्पफुल रहे। तो फिर आप क्या करते हैं, आप प्रोजेक्ट बनाते टाइम तो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल को फोल्डर रखेंगे, लेकिन किसी को देना है प्रोजेक्ट तो आप नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम के फोल्डर को डिलीट कर देंगे।
तो आप बोलेंगे कि सर डिलीट तो कर दिया लेकिन हमारे मॉड्यूल्स तो उसी में थे, अब सामने वाला चलाएगा कैसे? तो अब सामने वाला चलाएगा ऐसे कि आपने जब एंट्री करी होगी तो सारी फाइल्स की एंट्री आपके पैकेज.जेसन में हो गई। अब नोड मॉड्यूल अगर आपने हटा भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नोड मॉड्यूल हटा दोगे तो 750 MB बच जाएगी, इजीली डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, और सामने वाले को जिसको भी आप दोगे या जिस भी सिस्टम में आपने उसको कॉपी किया है तो वहां जाके अब आपको क्या करना रहेगा, आपको लिखना रहेगा npm install। तो npm install लिखने से ये होगा कि जो पैकेज.जेसन के अंदर आपके मॉड्यूल्स की जो एंट्री हुई थी वो सारी की सारी एंट्री वापस से उसी वर्जन के हिसाब से आपके उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो एट द एंड आपने नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम के फोल्डर को डिलीट कर दिया तो उस केस में चीजें आपके कंट्रोल में है, लेकिन अगर आपने पैकेज.जेसन को डिलीट कर दिया तो ये मान के चलो कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। पैकेज.जेसन डिलीट कर दिया, अब पैकेज.जेसन अगर डिलीट कर दिया और नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स है तो अब उस केस में आप कब तक उसको चलाओगे? आपको अगर कहीं पे चीजें अपलोड करना है, क्लाउड पे अपलोड करना है, और क्लाउड पे वो बोल रहा है कि यार कैसे मिलेगी? आपने तो डिलीट कर दी ना परमानेंटली, आपने परमानेंटली डिलीट कर दी ना, फिर तो आप बोल सकते हो कि फिर वो तो ऐसा उलझने वाला काम है। फिर अब देखो एक एक फाइल ओपन करके कि कौन कौन सा मॉड्यूल्स थे, 50 फाइल खोलोगे, 50 फाइल में 50 मॉड्यूल्स अगर आपको अलग अलग जगह दिख रहे हैं तो वो उनको ढूंढो, उनको निकालो, उनको लगाओ। अब फॉर एग्जांपल 4 महीने पहले तुमने कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल किसी स्पेसिफिक वर्जन का लगाया था, अब इधर तुमने देखा नोड मॉड्यूल में तुमको नाम तो मिल गया लेकिन वर्जन का नाम नहीं मिल रहा है, और तुमने कर लिया और 4 महीने में वो अपडेट हो गया, तो फिर क्या करोगे? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो बाकी ये इंस्टॉलिंग फ्रॉम पैकेज.जेसन वगैरह ये क्या है, तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। जो मैंने भी आपको बताया ये उसी से रिलेटेड है, और ये पैकेज.जेसन वगैरह क्या है क्या नहीं है, तो ये इसके बारे में ही अपने को फिर अब आगे यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये वाला टॉपिक फिर अपन कवर अप करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।